नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसके हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिए थे। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड डिस्कस 1 to 4। चलिए बच्चों, हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन द 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर के स्प्रेड होने से इनके लिए उसका क्या मतलब था। इनके लिए मतलब विमेन के लिए, द पुअर के लिए एंड रिफॉर्मर्स के लिए इसका क्या मतलब था। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रिंट कल्चर जो है इंडिया में 16th सेंचुरी से ही आ गया था। अब क्या है, 16 से 19th सेंचुरी में जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस में चीज़ें प्रिंट होने लगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लिखने वाले भी आ गए, बहुत सारे मेन वुमेन सभी लोग लिखने लगे। टॉपिक्स भी लोगों को बहुत सारे मिलने लगे क्योंकि इतना टाइम जो था तो चीज़ें जो थी वो काफ़ी डेवलप हो गई थी। अब विमेन के लिए इसका क्या मतलब था। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी ग्रेटली मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स स्टार्टेड बीइंग रीड एंड रिटन बाय द वुमेन। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जब चीज़ें जो हैं आ रही हैं, प्रिंटिंग हो रही है, तो चीज़ें जो है वो आसानी से अवेलेबल भी हो रही थी, जिसकी वजह से विमेंस जो थी तो मैगजीन हो गए, आर्टिकल हो गए, नॉवेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़ने भी लगी थी और साथ ही इन्हें लिखने भी लगी थी। बहुत सारी विमेन जो हैं इस तरह की चीज़ें भी लिखती थी कि जो विमेन की कंडीशन है उन पे नॉवेल्स वगैरह लिखती थी, उन पे आर्टिकल्स लिखती थी, जिससे कि पढ़ने वालों लोगों को लगता था कि हाँ ये बिल्कुल उनकी ही कंडीशन है और उनकी फीलिंग जो है वो बिल्कुल उसमें आ जाती थी। इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती थी। बहुत सारी विमेन जैसे कि रसुंदरी वगैरह के बारे में दिया है कि उन्होंने लिखा है अपनी बायोग्राफी में कि उन्हें पढ़ना लिखना मना था, तो अपने रसोई से उन्होंने पढ़ना सीखा और आगे उन्होंने अपनी बायोग्राफी जो थी वो लिखी। हम देखते हैं मुस्लिम समाज जो था उसमें भी बहुत सारी वुमेन जो हैं उन्होंने चोरी छिपे लिखा कि उन्होंने पढ़ना सीखा। हिंदूज़ में भी देखा हमने कि बहुत सारी वुमेन जो थी उन्होंने चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीखा। बहुत सारी फैमिली ऐसी भी थी जो कि पढ़ाती लिखाती भी थी। तो यहाँ पर क्या है कि वुमेन जो है अब खुद से भी पढ़ रही हैं या फिर घर वाले पढ़ा रहे हैं और पढ़ने के लिए चीज़ें जो थी आसानी से अवेलेबल हो रही थी, जिसकी वजह से उनके अंदर जागरूकता जो थी वो भी आ रही थी। ठीक है, अच्छा टॉपिक्स क्या होते थे, जो आर्टिकल नॉवेल्स वगैरह होते थे। टॉपिक्स की बात करें तो जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उस पर था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, फैशन की बातें थी, घर को किस तरीके से अच्छे से रखा जाए, ये सारे टॉपिक्स जो थे इन टॉपिक्स पे आर्टिकल्स नॉवेल्स वगैरह आ रहे थे, मैगजीन्स वगैरह आ रही थी, जिन्हें कि महिलाएं जो हैं अपने फुर्सत वाले टाइम में पढ़ रही थी और इससे उनका जो नॉलेज था वो गेन हो रहा था। ठीक है, आर्टिकल्स वर रिटन एंड रीड एंड ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नेशनल मूवमेंट, फैशन, हाउस होल्ड एक्सेट्रा। ड्यू टू द easy availability of books, women started reading their favorite books during their free time। तो फ्री टाइम में वो अपनी फेवरेट बुक्स जो थी वो पढ़ा करती थी। टॉपिक्स तो बहुत सारे आ गए थे, बहुत सारे में उनकी फीलिंग्स जो थी वो भी रहती थी, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं द पुअर। पुअर्स के लिए उसका क्या मतलब था। ठीक है, तो पुअर्स को अगर देखा जाए तो उनकी कंडीशन जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे फैक्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका शोषण बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। तो ये सारी बुक्स जो थी वो इसी वजह से लिखी जा रही थी कि उनके अंदर जो है जागरूकता आए, उनके अंदर लिटरेसी बढ़े। जो पुअर्स थे काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ नशे वगैरह की लत भी लग जाती थी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए थी जिससे कि उनकी इन सब लत को छुड़ाया जा सके, उनमें लिटरेसी जो है वो लाई जा सके। ठीक है, वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट in 19th century Madras towns and sold at crossroad, allowing poor people traveling to markets to buy them. People's access to books increased with the opening of public libraries। ठीक है, तो जो पुअर्स थे अब क्या है कि वो गरीब है, बहुत महंगी महंगी बुक मिलेगी तो नहीं खरीद लेंगे, लेकिन उस टाइम में प्रिंटिंग हो रही तेजी से, बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, तो बहुत सारी बुक्स जो हैं वो मार्केट में भी आ रही हैं, जगह जगह चौराहा पे मिल रही हैं, जिससे कि लोग जो है आसानी से जैसे किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर केवल बुक्स मिल रही हैं, सब नहीं ले सकेंगे, लेकिन जगह जगह चौराहों पर अगर मिल रही हैं तो लोग अगर उधर से गुजर रहे हैं तो वो खरीद सकते हैं।
ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से सस्ती भी मिल रही थी, जगह जगह पे मिल रही थी, तो आसानी से भी अवेलेबल हो जा रही थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ लोग जो थे वो लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह भी खुल गई, जिसकी वजह से लोग आसानी से इन्हें पढ़ सक रहे थे और उसकी वजह से उनके अंदर जागरूकता जो थी वो आ रही थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इशू ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू द रिटन अबाउट इन मैनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड एसे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि लेट 19th सेंचुरी से ये जो इशू था डिस्क्रिमिनेशन का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, इन पे भी बहुत सारी बुक्स आने लगी, जैसे कि ज्योतिबा फुले हो गए, उन्होंने गुलामगिरी लिखी। ठीक है, रामास्वामी नायकर हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, ये सारे लोग जो हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे, जिससे कि लोग जो थे पुअर लोग वो उसको आसानी से अवेलेबल होने की वजह से पढ़ रहे थे और उनके अंदर जागरूकता जो थी इन चीज़ों के लिए आ रही थी कि अपनी उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं या जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है उसके लिए वो आवाज़ उठा सकें। देयर वॉज अ लॉट ऑफ चेंज इन द थिंकिंग ऑफ द पुअर पीपल ड्यू टू प्रिंटिंग द ट्रेंड टूवर्ड्स लिटरेसी इंक्रीज इन देम। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक तरह से ट्रेंड था उनके अंदर लिटरेसी लाने का। तो बुक पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर लिटरेसी, जाहिर सी बात है कि एक जागरूकता आएगी और लिटरेसी उनके अंदर बढ़ेगी। तो ये कंडीशन किसकी थी, पुअर्स की। अब रिफार्मर्स की बात करें, रिफार्मर्स जो उस समय बहुत सारे ऐसे फील्ड्स थे जहाँ पर बहुत सारी बुराइयाँ थी। समाज था, कहीं पे छुआछूत की चीज़ें हैं, कहीं जो विमेन हैं उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेके कहीं विमेन हैं कि उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, वो घर में ही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर रिफार्मर्स जो थे तो वो क्या कर रहे थे, इन्हीं सब टॉपिक्स को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स जो थे वो लिख रहे थे, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो लोगों तक स्प्रेड हो सके, लोग उन चीज़ों को जान सकें। इन द 19th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर गेव ग्रेट स्ट्रेंथ टू द रिफार्मर्स। तो इससे रिफार्मर्स जो थे उन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ मिली, जो ये प्रिंटिंग जो थी स्प्रेड हो रही थी। ठीक है, प्रिंटिंग बुक्स जो हैं प्रिंट हो रही हैं और वो बुक्स जो हैं स्प्रेड हो रही हैं, इससे रिफार्मर्स जो थे उन्हें बहुत स्ट्रेंथ मिल रही थी। क्यों? क्योंकि एक जगह बैठ के वो लिख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बट उनकी बातें जो हैं वो दूर दूर तक पहुंच रही, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही, तो उससे उन्हें स्ट्रेंथ मिल रही थी। ठीक है, थ्रू हिज राइटिंग ही प्रिपेयर्ड द पब्लिक टू फाइट अगेंस्ट द एविल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी में जो भी बुराइयां थी तो उससे लड़ने के लिए इन्हें मजबूती मिल रही थी और मतलब लोगों का क्योंकि सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, कैलाशवासिनी कैलाशवासिनी, रमाबाई पंडिता, ये सभी लोग जो कि अपर कास्ट की विमेन थी, उनकी क्या कंडीशन थी। ठीक है, कि वो घर में ही रहती थी, पर्दे में रहना पड़ता था, जिस तरीके की भी चीज़ें थी उन्होंने इससे रिलेटेड चीज़ें जो थी वो लिखी कि उनकी कंडीशन क्या है, वो घर में ही बस हैं, कैद हैं, अनपढ़ बन के रह रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हो गई। ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर एक्सेट्रा, ये सारी जो लोग थे तो इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को लेकर लिखा। ठीक है, जो विमेन की कंडीशन थी उनको लेकर लिखा। मेड people aware by writing for the condition of women, caste discrimination, exploitation on laborers, widow marriage, etc. तो विधवा विवाह उस समय जो था कि जो विडो हो जाती थी विमेन तो उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, तो उस पर इन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे। ठीक है, उसके अलावा जो लेबर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, तो इन सभी टॉपिक्स को लेकर चीज़ें जो थी वो लिखी गई। रिफार्मर्स जो थे इस तरह की बातें जो थी वो लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो रिफार्मर्स को क्या था, इससे स्ट्रेंथ मिल रही थी, लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर के स्प्रेड होने से वुमेन, पुअर एंड रिफार्मर्स जो थे इनके लिए उसका क्या मतलब था। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड सम पीपल इन द 18th सेंचुरी यूरोप थिंक दैट कल्चर वुड ब्रिंग एनलाइटमेंट एंड एंड डेस्पोटिज्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18th सेंचुरी के यूरोप में कुछ लोगों का ऐसा मानना क्यों था कि ये जो कल्चर है, कौन सा कल्चर, प्रिंटिंग कल्चर, उसकी वजह से एनलाइटमेंट होगा, ज्ञानोदय होगा और साथ ही साथ एंड डेस्पोटिज्म होगा, निरंकुशवाद का अंत होगा, ऐसा लोगों का क्यों मानना था। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। पहले हम लोग थोड़ी सी समरी समझेंगे, फिर आगे यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, प्रिंटिंग हो रही थी, लोगों के पास ज्ञान जो था वो पहुँच रहा था। मतलब ये कि अगर उस समय में डेस्पोटिज्म था, ठीक है, निरंकुशवाद था, तो लोग जो है अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकते थे,
लोग जो है वो जो राजशाही है उसके अंडर में उन्हें काम करना पड़ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से चलेंगे। अगर कोई बात उन्हें गलत लग भी रही है तो उसके लिए वो आवाज़ सही तरीके से नहीं उठा सकते, ठीक है, आवाज़ उठा ही नहीं सकते। अगर वो सोचे भी तो सही तरीके से क्या कैसे करना है, उतनी सोच जो थी वो वाइड नहीं थी। लेकिन प्रिंट कल्चर के आ जाने से उनके सामने तरह तरह के थॉट्स एंड आइडियाज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका माइंड जो है सोचने समझने की जो क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो क्या हो रही थी, वाइड हो रही थी, वो बढ़ रही थी। जब वो वाइड हो रही थी, उसका प्रसार हो रहा था, मतलब बुद्धि जो है वो बढ़ रही है ना, हर तरफ से नॉलेज मिल रहा है, तो बुद्धि जाहिर सी बात है बढ़ रही। तो अब उन्हें ये समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, जो गलत है उसके लिए कैसे आवाज़ उठानी है, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला गया कि 18वीं सेंचुरी का जो यूरोप था उस समय में जो प्रिंट कल्चर था, उसकी वजह से कुछ लोगों का मानना था कि ज्ञानोदय होगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज मिलेगी, ज्ञान आएगा, और एंड डेस्पोटिज्म होगा, निरंकुशवाद का अंत होगा, क्योंकि तब वो आवाज़ उठा सकेंगे, ठीक है, तर्क कर सकेंगे चीज़ों का, तो इसलिए ऐसा बोला गया, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, बाय द मिड 18th century देयर वॉज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, ठीक है। तो मिड 18th सेंचुरी में लोगों के ये कॉमन थॉट्स थे, कॉमन सोच ये बन गई थी कि बुक्स जो हैं उनके द्वारा प्रोग्रेस स्प्रेड होगी और साथ ही साथ ज्ञानोदय होगा, ठीक है, प्रोग्रेस स्प्रेड होगी, साथ ही साथ ज्ञानोदय होगा। लोगों का ये मानना था कि बुक्स जो हैं वो दुनिया को बदल सकती हैं। कैसे बदल सकती हैं? क्योंकि लोगों की जो सोच है वो क्या होगी, लोगों की सोच बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठा सकेंगे और सही चीज़ों के लिए वो सही रास्ते पर चल सकेंगे, सही चीज़ों के लिए वो काम कर सकेंगे, जिसकी वजह से दुनिया जो है वो बदल सकती है, जो चीज़ें गलत चल रही हैं उनको सही किया जा सकता है, ठीक है। Many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny, अत्याचार और despotism से छुटकारा मिलेगा, ठीक है, and herald a time when reason and intellect would rule, तो अत्याचार और जो निरंकुशवाद है उससे छुटकारा मिलेगा। और फिर शासन किसका होगा? क्योंकि निरंकुशवाद है तो जो शासन कर रहा है, या राजशाही जो है, जो राजा के फैमिली से वही लोग शासन कर रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं, बाकी जो आम पब्लिक है उस पर ये अपनी चला रहे हैं। तो अब क्या है, लोगों का जो माइंड है वो बढ़ेगा, ठीक है, लोगों की सोच समझ जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, बुद्धि और तर्क का शासन होगा, राजशाही हटेगी, निरंकुशवाद हटेगा और बुद्धि और तर्क का शासन होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ था, बुक्स जो है चीज़ों को बदल सकती हैं, क्योंकि लोगों के थॉट्स जो है, लोगों की सोच जो है वो बढ़ रही है, ठीक। इसी वजह से इसी टाइम में लुई सेबेस्टिन मर्सियर जो थे, कौन थे ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। इनका मानना था, या इन्होंने डिक्लेयर किया था कि द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे, ठीक है। लुई सेबेस्टिन मर्सियर जो कि फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने बोला था कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो प्रोग्रेस का मोस्ट पावरफुल इंजन है, और पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन वो फोर्स है जो कि डेस्पोटिज्म को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से डेस्पोटिज्म ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि जो मर्सियर थे उन्होंने क्या कहा था और चीज़ें। अच्छा, अब इसमें 3 तरह के तर्क भी आए कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं, ठीक है। ऐसा जो बुक्स की वजह से जो थॉट्स बने थे कि डेस्पोटिज्म जो है वो ख़त्म होगा, और साथ ही साथ ये जो एनलाइटमेंट है, ज्ञानोदय है, उसका वो प्रसार होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज़ ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। They argued for the rule of reason rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. The writing of Voltaire and Rousseau were read widely, ठीक है। तो इस टाइम में क्या है, प्रिंटिंग कल्चर जो था उसमें तरह तरह की चीज़ें जो थी वो आ रही थी, ठीक है, लोग लिख रहे थे। इस समय वॉल्टेयर एंड रूसो इस टाइप के लोग जो थे, जो पुराने कस्टम्स चले आ रहे थे उनके खिलाफ लिख रहे थे कि चीज़ें जो हैं लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से उन्हें तर्क करना है, किसी भी टॉपिक पे किस तरह से उन चीज़ों को समझना है। इन सारी चीज़ों के लिए वॉल्टेयर एंड रूसो जो हैं तरह तरह के आर्टिकल्स लिखते थे, जिसे लोग पढ़ते थे, और जो इन्हें पढ़ने वाले लोग थे उनकी सोच भी जो थी उसी के अकॉर्डिंग हो रही थी, उनके अंदर जागरूकता आ रही थी, नॉलेज आ रही थी, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी सोच हो रही थी। फर्स्ट ये था। सेकेंड अगर हम देखें तो प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स, ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री
evaluate and discussed by a public that had become aware of the power of reason and recognize the need of question existing ideas of beliefs। ठीक है, तो जो पुराने तरीके जो वैल्यूज़ वगैरह चली आ रही थी तो उन पे क्या है, लोग उन्हें री इवेलुएट कर रहे थे। ठीक है, जो वैल्यूज़ चली आ रही हैं उसका दोबारा से मूल्यांकन, उसे इवेलुएट किया जा रहा था, री इवेलुएट किया जा रहा था कि चीज़ों को जो है वो समझा जा सके, जो चीज़ें गलत हैं उनको सही किया जा सके। इस तरह के थॉट्स जो थे वो सामने आ रहे थे, मतलब पढ़ के लोगों के अंदर जो ज्ञान आ रहा था तो इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे। तो लोग जो है इन चीज़ों को चेंज करने के लिए अपनी बुद्धि जो है या फिर डिबेट्स जो है उनका यूज़ कर सकते थे। ठीक है, कार्टून एंड कैरिकेचर्स, इस टाइम में कार्टून एंड कैरिकेचर्स जो थे उनका भी यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था। बहुत सारी बुक्स ऐसी आ गई थी जिनमें कि जो राजशाही थी, डेस्पोटिज्म जो था उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। किसके द्वारा? कार्टून एंड कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स जो छोटे छोटे, जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में कहीं आपको कोई कोना दिख जाता होगा, ठीक है, या मैगजीन वगैरह में, कि कुछ आपको हंसी वाली चीज़ें कार्टून बना रहता है और छोटा सा आर्टिकल कुछ लिखा होता है उस पर। ठीक है, कि उसमें एक तरह से मजाक उड़ाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक, मजाक टाइप की। तो वो आपका कार्टून एंड कैरिकेचर टाइप की जो प्रिंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा आ गई थी, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे भी कार्टून्स वगैरह बनाए गए थे, कैरिकेचर्स बनाए गए थे, जिसमें दिखाया गया था कि राजा जैसे बैठा हो सिंहासन पे, बहुत सारे आसपास फ्रूट्स हो, वो आराम कर रहा है। ठीक है, वो उसके लिए सब कुछ आसान दिख रहा है, सब कुछ उसके पास अच्छा दिख रहा है, और जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस तरीके से उसमें दिखाया गया। तो इस तरीके से लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। ठीक है, इसी वजह से कुछ लोगों का मानना था कि जो ये प्रिंटिंग है वो क्या कर सकती है, चीज़ों को चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से निरंकुशवाद, डेस्पोटिज्म जो है उसका एंड होगा एंड ज्ञान का प्रसार होगा। लोग जो हैं वो चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाई डिड सम पीपल फियर द इफेक्ट ऑफ इजिली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स, चूज वन एग्जांपल फ्रॉम यूरोप एंड वन फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इजिली बुक्स के अवेलेबल हो जाने से कुछ लोगों में फियर क्यों था। आपको एक एग्जाम्पल इंडिया से और एक एग्जाम्पल यूरोप से बताना है। देखिए, लोगों के अंदर फियर क्यों था, क्योंकि बुक्स जो है वो इजिली अवेलेबल हो रही हैं, लोग उसको पढ़ रहे थे और पढ़ने की वजह से उनके अंदर नॉलेज आ रहा था, डिबेटिंग पावर जो थी वो उनकी बढ़ रही थी। तो इसलिए लोगों को डर था कि हम जो गलत कर रहे हैं यहाँ या फिर जो गलत के साथ हैं, तो उन्हें ये फियर था कि लोग उनके अगेंस्ट अब आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, उनका विरोध कर सकते हैं, उन्हें उनकी जगह से हटा सकते हैं। जैसे तानाशाही है, राजशाही है, ठीक है, निरंकुशवाद है, तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट वो खड़े हो सकते हैं। जो एंटी रिलीजियस लोग जो हैं, मतलब जो पहले से ही थोड़ा वो धर्म की बुराई कर रहे हैं या फिर धर्म के साथ भी हैं, फिर भी अब उनको जो उसमें रिलीजन में जो भी बुराइयां हैं उसके बारे में उन्हें पता चला, तो उसके लिए भी वो आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो लोग गलत कर रहे थे, तो उन्हें ये चीज़ डर लगेगा ना कि लोगों के अंदर जागरूकता आ रही, नॉलेज आ रहा है, लोगों के अंदर डिबेटिंग पावर बढ़ रही, तो वो हमारा क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट हो सकते हैं और यहाँ तक कि हमें हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर फियर था। चलिए, सम पीपल वर अफ्रेड दैट दिस वुड lead to anti-religious thoughts in the people, so they were worried about the accessibility of books। ठीक है, तो कुछ लोग जो थे वो डर रहे थे, जैसे कैथलिक चर्च वगैरह के लोग जो थे, तो उन्हें ये डर था कि एंटी रिलीजियस थॉट्स जो हैं वो इससे लोगों के अंदर आएंगे, लोग जो हैं नेगेटिव चीज़ों को भी समझेंगे, तो एंटी रिलीजियस थॉट्स जो हैं वो उनके अंदर आएंगे, इसलिए उनको डर था। कुछ लोग जो थे, सम पीपल इन होम अपर क्लास पीपल यूज्ड टू कम, दे वर अफ्रेड दैट इफ दीज लोअर क्लास पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ द स्प्रेड ऑफ नॉलेज देन द राइट्स ऑफ द अपर क्लास मे बी इन डेंजर। ठीक है, some section who had forcibly taken possession were frightened by the awareness of the people। ठीक है, तो कुछ लोग जो थे, जैसे अपर क्लास के लोग थे, अपर क्लास यहाँ केवल जाति से हम मतलब नहीं लेंगे, अपर क्लास जो कि एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, ठीक है, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, जो राजशाही के लोग थे, तो उन्हें भी डर था कि लोगों के अंदर अगर नॉलेज आ जाएगा, जैसे कि अभी पहले के भी क्वेश्चन में हमने देखा कि डेस्पोटिज्म को हटाकर जो तर्क और बुद्धि से काम कर सके, मतलब उसका शासन होगा, तर्क और बुद्धि का शासन होगा। ठीक है, डिबेट्स होगा जिसकी मतलब चीज़ें जो हैं वो बुद्धि और तर्क के हिसाब से चलेंगी, ऐसा नहीं कि जो गद्दी पर बैठा है बस उसी के दिमाग से सबको चलना है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी थी। अपर क्लास मतलब एरिस्टोक्रेसी से भी लिया गया
गया है, सिर्फ अपर क्लास यहाँ पे कास्ट से नहीं लिया गया। तो ऐसे लोग कि उनको ये समझ में आ रहा था कि उनके अंडर में इतने लोग काम करते थे, ठीक है, लोग उनकी बात मानते थे, तो उन्हें ये समझ में आ रहा था कि जब लोगों के अंदर जो है नॉलेज स्प्रेड होगा तो वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसलिए उन्हें इन चीज़ों का, इसलिए उनके अंदर फियर था कि हमारी जो पोजीशन है वो क्या होगी, वो खतरे में आ सकती है इसकी वजह से, क्योंकि जब इन्हें नॉलेज हो जाएगा फिर ये हमारी नौकरी नहीं करेंगे, ये हमारी बातें या हमारे माइंड से नहीं चलेंगे, फिर ये अपना माइंड भी चलाएंगे, अपनी बातों को रख सकेंगे। तो इसलिए उनके अंदर फियर था। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं इंडिया से, अगर लेते हैं, नहीं पहले यूरोप से ही अच्छा ले लेते हैं, ठीक है, तो यूरोप से लेंगे तो पीपल ऑफ द कैथलिक चर्च इन यूरोप, कैथलिक चर्च के जो यूरोप में जो कैथलिक चर्च के लोग थे उनके अंदर डर था, क्योंकि क्या था, तरह तरह के पब्लिशर्स आ गए थे, तरह तरह के राइटर आ गए थे, वो बाइबल की अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, ठीक है, उसके अलावा जो भी उसमें बुराइयाँ थी, उनके धर्म में बुराइयाँ थी, उसके खिलाफ लोग लिख रहे थे, तो लोगों के अंदर नॉलेज आ रहा था। तो कैथलिक चर्च के जो लोग थे उन्हें ये डर था कि एंटी रिलीजियस थॉट्स जो हैं वो क्या होंगे, वो तेजी से ग्रो करेंगे और फिर उसके बाद लोग हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत हैं तो उनको तो ये लोग दबा देते थे, पनिश कर दिए, वो कर दिए, लेकिन जब नॉलेज तेजी से बढ़ रहा है, लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं, तो वो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और उसकी वजह से इनकी चीज़ें जो हैं वो खतरे में आ सकती हैं, डेंजर में आ सकती हैं। सेकंड हम लेते हैं इंडिया से, ठीक है, 1 यूरोप एंड 1 इंडिया। अब इंडिया से लेते हैं इंडिया का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जहां पर जो इंडियन थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकते थे, इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला दिया गया था, ठीक है। अब जो कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कहीं भी थोड़ा भी कुछ लिख देता था तो उसे वार्निंग भी दी जाती थी, ठीक है, तो लिख नहीं सकते थे, लिख दिया तो वार्निंग दी जाती थी, और जब अगर कोई नहीं मानता था तो फिर क्या किया जाता था, उनका प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिया जाता था, यहाँ तक कि उनकी मशीनें भी छीन ली जाती थी। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसीलिए था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ कुछ भी ना लिखा जाए, इसी फियर में कि लोगों के अंदर क्या है, जागरूकता आ जाएगी। अगर ब्रिटिशर्स जो हैं जो चीज़ें वो गलत कर रहे थे, तो वो चीज़ें जब प्रिंट होकर लोगों के सामने पहुंच रही मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, तो लोग उन्हें जानेंगे, उनके अंदर जागरूकता आएगी, लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, साथ में आ जाएंगे। तो इसीलिए डर था, इसी वजह से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लगा दिया गया था। इसी में आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपकी बुक में जो दिया हुआ है, इस चैप्टर में जो दिया हुआ है, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला भी आप दे सकते हैं कि जो इस तरह के आर्टिकल आ रहे थे, तो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से अलग लोग थे जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, तो वो डर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ कोई भी एग्जाम्पल जो है वो लेके लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th सेंचुरी इंडिया। 19th सेंचुरी इंडिया में प्रिंट कल्चर के स्प्रेड होने से पुअर पीपल्स जो थे उन पर, पुअर पीपल पर इसका क्या इफेक्ट था, ठीक है। तो पुअर पीपल पर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा प्रिंट कल्चर का। कैसे? क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता आई। क्यों? क्योंकि तरह तरह के लोग जो थे, बहुत सारे लोग जो थे, जो चीज़ें गलत हो रही थी उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स, बुक, ऐसे इस टाइप की चीज़ें, जो मैगजीन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी, क्योंकि लोग जो थे वो इन चीज़ों को लिख रहे थे, ठीक है। बहुत सारे राइटर, पब्लिशर सब थे, तो जिसकी वजह से बुक्स जो थी बहुत ज़्यादा मार्केट में थी, बहुत ज़्यादा बुक्स मार्केट में होने की वजह से सस्ती सस्ती बुक्स जो थी वो आसानी से चौराहों पे मिल रही थी। आसानी से चौराहों पे मिलने की वजह से पुअर पीपल जो थे वो इसे खरीद सकते थे और अपने खाली टाइम में वो इसे पढ़ सकते थे। इसे पढ़ के उन्हें नॉलेज हो रहा था, ठीक है। चीज़ें देखिए सामने जो हो रही थी, गलत हो रही थी, वो उन्हें समझ में आ रहा था, लेकिन उसके अगेंस्ट कैसे जाना है, अपने लोगों का सपोर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स उन्हें उन बुक्स से मिलने लगी, तो उनके ऊपर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा, ठीक है। The effect of the spread of print culture for poor people in 19th century India, very cheap small books were brought to markets in 19th century Madras towns and sold at crossroads, allowing poor people traveling to markets to buy them, ठीक है। From the late 19th century, issue of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essay, ठीक है। तो 19th century में हम देखते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बुक्स जो थी वो इसको लेकर आने लगी, बहुत सारे आर्टिकल्स जो थे, ऐसे वगैरह, इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आने लगे। देखिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपको समझ में आता होगा कि जो लोअर क्लास के लोग थे अपर क्लास के लोगों को छू नहीं सकते थे, उनकी चीज़ें जो हैं वो नहीं छू सकते थे, उनके घरों में नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो जहाँ से वो पानी ले रहे हैं सेम जगह से पानी नहीं ले सकते थे, बहुत तरह की बुराइयाँ थी। तो
देखिए चीज़ें तो लोगों को समझ में आती थी, लेकिन इसमें पढ़कर लोगों को समझ में आने लगा कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, उनके लिए कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, अपने लोगों का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके क्या राइट्स हैं इसका नॉलेज उन्हें होने लगा। बहुत सारे लोग इस टाइम में लिखने लगे, जैसे ज्योतिबा फुले, गुलाम गिरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी नायकर। इस टाइप के लोग जो थे वो इस तरीके के चीज़ें जो थी, इस तरीके के राइटिंग्स जो थी वो सामने वो लाने लगे, इस तरह के लेखन सामने वो लाने लगे। ठीक है, बहुत सारी बुक्स जो थी इन चीज़ों को लेकर आने लगी। ठीक, ज्योतिबा फुले एंड मराठा पायनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट wrote about the injustice of the caste system in his गुलामगिरी 1871। ठीक है, in the 20th century डॉक्टर भीमराव अंबेडकर in महाराष्ट्र and E.V. रामास्वामी नायकर in मद्रास, better known as पेरियार, wrote powerfully on caste। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके लोग तरह तरह की चीज़ें जो थी लिख रहे थे, बुक्स आ रही थी, लोगों को पता चल रहा था, जागरूक हो रहे थे लोग। साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे पुअर पीपल, उनको भी वो भी इन सब बुक्स को पढ़ रहे थे, उनके ऊपर भी जो अत्याचार हो रहे थे, उनका भी जो शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उससे रिलेटेड भी बुक्स भी वो ऐसे वगैरह मैगजीन आर्टिकल्स वगैरह मिल रहे थे। तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर नॉलेज आ रहा था और लोगों को पता चल रहा था कि इनका विरोध कैसे करना है और साथ ही साथ उनके क्या क्या राइट्स हैं, अपनी बातें वो कैसे रख सकते हैं, ये सारे आइडियाज़ उनको उन बुक्स से मिल रहे थे। तो यही उन पर इफेक्ट पड़ा कि वो इससे उनके अंदर नॉलेज आ रहा था और साथ ही साथ उन्हें अपने राइट्स का पता चल रहा था। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक्सप्लेन हाउ द प्रिंट कल्चर असिस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से प्रिंट कल्चर ने इंडिया के नेशनलिज्म ग्रोथ को स्प्रेड किया या उसको स्प्रेड होने में हेल्प की। ठीक है, चलिए समझते हैं। प्रिंट कल्चर की वजह से एक सिग्निफिकेंटली हेल्प मिली, या फिर कह सकते हैं प्रिंट कल्चर का एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन था इंडिया के नेशनलिज्म में। ठीक है, नेशनलिज्म ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन था। कैसे था? देखिए, चीज़ें जो हैं कहाँ पर क्या हो रही हैं, जैसे अगर आप अपने स्कूल में देखो या फिर अपनी सोसाइटी में आप देखते हो, कोई इन्फॉर्मेशन है तो स्कूल में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है पूरे स्कूल के लिए है, बट कोई पर्सन आएगा, एक दो क्लास में वो बता दिया कि सारे बच्चों को कल इस टाइम पर आना है या इस तरीके से आना है या ये प्रोग्राम है या हमारे यहाँ ये गेस्ट आ रहे हैं। बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्कूल है या फिर आपका सोसाइटी है, बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। तो कोई आया कुछ क्लासों में, एक दो क्लासों में उसने बता दिया कि कल सबके लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो वो क्या है, सबको नहीं पता चल पाएंगी। लेकिन यही जब वो मैसेज जो होता है सोसाइटी ग्रुप में, मतलब जो ग्रुप्स बने होते हैं आपकी सोसाइटीज़ में या फिर स्कूल के ग्रुप्स, अब जब से ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी ग्रुप्स बन गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड कर दी जाती है और सबको उसके बारे में पता चल जाता है। तो उसी तरह प्रिंट कल्चर जो है उसने इंडिया के नेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। चीज़ें जो हैं वो लिखी जाने लगी। ठीक है, जो भी बुराइयां थी, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो भी अत्याचार थे, जो भी उनकी रॉन्ग पॉलिसी थी, उनके लिए या फिर देशभक्ति के लिए कि लोगों के अंदर किस तरह से देशभक्ति, पैट्रियटिज्म जो है वो किस तरह से जगाया जाए, इस पे बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिखी जाने लगी, जिसको पढ़ के लोगों के अंदर नॉलेज आया, लोगों के अंदर जोश आया और लोगों को पता चला कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से हम सभी को साथ में आना है। ठीक है, लोगों के अंदर जो है देश प्रेम की भावना आने लगी। चलिए देखते हैं। प्रिंटिंग कल्चर कंट्रीब्यूटेड significantly to the nationalism of India. During the British period, Indian writers composed many such books which were imbued with the feeling of patriotism. ठीक है, बहुत सारे राइटर्स थे, उन्होंने पैट्रियटिज्म को लेकर बुक्स जो थी वो लिखी ब्रिटिश काल में। ठीक है, by the end of the 19th century, news was published in a large number of Indian vernacular languages. These newspapers helped a lot in creating a suitable atmosphere for the nationalism movement. ठीक है, तो हम देखते हैं एंड ऑफ द 19th century, इस टाइम में पहले क्या था कि कुछ लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर वगैरह आते थे। इस टाइम में जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थी उनमें, बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनमें न्यूज़पेपर आने लगे। अब क्या है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में आने से जिन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती थी, अलग लैंग्वेज की है, अब लोगों को अपनी लैंग्वेज में जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ जो है वो मिल रही, आर्टिकल्स मिल रहे हैं, तो लोग उसे पढ़ना पसंद कर रहे थे। जब पढ़ना पसंद कर रहे थे तो उनके अंदर क्या है, उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि किस तरीके क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या गलत हो रहा है, सारी चीज़ें जो है
उनको उस तरीके से मिल रही थी, जिससे कि एक कह सकते हैं नेशनलिज्म का एक एटमॉस्फेयर जो है वो बनाने में न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, या फिर प्रिंट कल्चर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि इस तरीके की बुक्स जो थी, इस तरीके के न्यूज़पेपर जो थे वो बहुत ज़्यादा आने लगे, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे जाने की वजह से लोग उन्हें पढ़ना पसंद कर रहे थे, क्योंकि चीज़ें अब उन्हें अच्छे से समझ में आ रही थी। तो एटमॉस्फेयर जो था नेशनलिस्ट मूवमेंट का वो बनाने में हेल्प मिली। वंदे मातरम सॉन्ग कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी स्टार्टेड रेजोनेटिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आनंद मठ लिखा था, आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि ऐसा था, अगर आप आज भी सुनेंगे तो आपके अंदर एक जोश आ जाता है, ठीक है। तो वंदे मातरम जो कि लिया गया आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो उस समय नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा आ रही थी, उसकी वजह से क्या था कि वंदे मातरम जो सॉन्ग आया उसने उनके अंदर और ज़्यादा जोश भर दिया, ठीक है। तो वंदे मातरम जो सॉन्ग था वो इंडिया के कोने कोने में गाया जाने लगा, इंडिया के कोने कोने में गूंजने लगा, क्योंकि इससे एक लोगों के अंदर नेशनलिज्म की एक भावना जो थी, फीलिंग थी, वो आ रही थी, ठीक है। वंदे मातरम जो कि क्या था, प्रिंट कल्चर की ही देन था, ठीक है। Indian newspaper and magazines used to inform the public about the wrong policies of the colonial government through their writings so that the public came to know about their wrong policies, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ये ऐसी चीज़ें थी कि जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो भी रॉन्ग पॉलिसीज़ थी उनसे लोगों को इन्फॉर्म कर रही थी, ठीक है। लोग की मैगजीन्स आ रही थी, बुक्स आ रही थी, न्यूज़पेपर थे, उसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो भी रॉन्ग पॉलिसीज़ थी उनको प्रिंट किया जा रहा था, उनको लिखा जा रहा था, प्रिंट किया जा रहा था, जिससे कि लोगों तक वो जानकारी जो थी वो पहुंच रही थी, और जिसकी वजह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो उनके अंदर और बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रॉन्ग पॉलिसीज हमारे ऊपर थोप रही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। लेकिन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें सिर्फ यही चीज़ें नहीं आती हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया में और भी चीज़ें आती हैं जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बुराइयाँ चल रही थी, जैसे विडो मैरिज जो है वो चीज़ें लाई गई, या फिर कह सकते हैं विमेन की जो कंडीशन थी, विमेन की जो पढ़ाई को लेके कंडीशन थी, ठीक है, जिस तरीके से वो घरों में रहती थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था उसकी जो कंडीशन थी, ये सारी चीज़ें थी। जो रिफॉर्मर्स जो थे उस समय में की समाज सुधारक जो थे, तो इन्होंने भी तरह तरह की चीज़ें लिखी, जो कि प्रिंट कल्चर की वजह से ही लोगों के अंदर क्या था, लोगों को इनके बारे में पता चला, लोग एक साथ एकजुट हुए। लोगों को पता तो था लेकिन लोग एक साथ सपोर्ट में नहीं आ पा रहे थे, इनकी वजह से लोग एक दूसरे के सपोर्ट में आ सके। तो इसीलिए प्रिंट कल्चर जो है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा नेशनलिज्म इन इंडिया की ग्रोथ में, ठीक है। इंडिया के राष्ट्रवाद की ग्रोथ में प्रिंट कल्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी, रॉन्ग पॉलिसीज़ थी, उसके बारे में पता चला, क्योंकि चीज़ें जो हैं प्रिंट होके सब तक पहुंच रही हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में है, तो लोगों को पता चल रहा है, लोग उन्हें पढ़ना पसंद कर रहे हैं, चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जा रही हैं, लोगों को पता चल रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी बुक्स जो हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विमेन कंडीशन, इन सब चीज़ों को लेकर लिखी जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को उनके बारे में भी पता चल रहा था और उन बुराइयों को लोग दूर करने की समझ रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है आपका ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में ही आता है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।